हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 साल के पीवाईक्यूज के बारे में। साथ ही साथ उन पीवाईक्यूज को केवल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उन पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमेशा की तरह होने वाली है मजेदार, शानदार और धुआंधार। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, मजा आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, संभव है कि आज की क्लास में हम दो चैप्टर एक साथ कवरअप करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गति के नियम के बारे में। गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बल के बारे में। टोटल ये चैप्टर आपको पता होगा फोर्स पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा वो जो चैप्टर बल पर बेस्ड है ना। उसी तरीके से इसी फोर्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक साथ यहां पर कंबाइनली बात करने वाले हैं हम। साथ ही साथ में इनके कॉन्सेप्ट है उनमें भी जो भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो भाई लोगों, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं फिर आपके लिए। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, फ्रिक्शन पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ट्रिक्स पढ़ी थी, वैसे ही नए नए क्वेश्चंस पे लगने वाले नए नए कॉन्सेप्ट जो है उन पे हम बात करेंगे और हर क्वेश्चंस को मैं उसी हिसाब से लेके आया हूं कि सीरीज वाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे। ठीक है, कोई भी स्टेप स्किप ना करनी पड़े और पूरा का पूरा लेसन जो है वो आपका कवर हो जाए। आगे मेरी बात समझ में, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, एम द्रव्यमान की एक गतिशील गेंद है, ठीक है, और एक अन्य समान द्रव्यमान की गेंद जो प्रारंभ में विराम अवस्था में थी। तो मैं गेंद बना देता हूं यहां पर, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं। ठीक है, एक गेंद तो ये बना देता हूं। देखिए मैंने ये गेंद बना दी और इसका द्रव्यमान मैंने एम ले लिया और ये कोई वी यू स्पीड ले लेता हूं, यू स्पीड पे है। ऐसे में एक और गेंद बना देता हूं, ये एक और गेंद है, इसका भी द्रव्यमान है मैं, बट ये रुकी हुई है तो इसका प्रारंभिक में मैं u1 ले लेता हूं। ठीक है, यू ही ले लेता हूं, यहाँ पे क्या जाता है अपना। ठीक है, ये तो ले लिया मैंने u1 और ये मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत ना आए, समझ में आए। और ये मैं लेता हूँ u2 और ये इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब सबसे पहले बात देखिए, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। ये रहा, देखो दो टाइप की टक्कर होती है, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ में क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, प्रत्यास्थ में जो आपकी कुल गतिज ऊर्जा है वो आपकी कांस्टेंट होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले है ना और टक्कर के बाद में टक्कर के बाद में दोनों ही कंडीशन में सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा की हानि, गतिज ऊर्जा की हानि 0 होती है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात, इसमें जो संवेग होता है, संवेग को मैं पीछे लिख देता हूं, टक्कर के पहले और संवेग टक्कर के बाद में दोनों ही कंडीशन में बराबर रहता है। अच्छा, टक्कर कोई भी हो, संवेग हमेशा वैसा का वैसे रहता है। कब तक, जब तक कि बाह्य बल ना लगे। और टक्कर में हमेशा इंटरनली फोर्स ही लगते हैं, आंतरिक बल ही लगता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था। ठीक है, चलिए, एक टक्कर होती है अप्रत्यास्थ, यहां लिख देता हूं मैं। कौन सी टक्कर होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होता है, इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है पहले की और गतिज ऊर्जा बाद की, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होती, आपस में बराबर नहीं होती। इसका मतलब गतिज ऊर्जा की हानि होती है, गतिज ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, लेकिन संवेग जो होता है ना भाई, गतिज ऊर्जा की हानि होगी भाई इसमें,
जीरो नहीं होगी, गतिज ऊर्जा की हानि होगी वो जीरो नहीं होगी, यानी हानि तो होती है। ठीक है, संवेग जो होता है वो पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो संवेग तो दोनों में ही बराबर होते हैं, चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो। मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो देखो भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल हमारा, ये ऐसा कहना चाह रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि टक्कर के पश्चात दोनों गेंदें एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हुई गतिमान होती है। तो आप डायग्राम समझना भाई, डायग्राम में ही है जो सब कुछ है। ठीक है, पहले देखो क्या हो रहा था, मैं इधर लिख देता हूं टक्कर के पहले का सीन। टक्कर के पहले की कहानी क्या थी, थोड़ा सा पेन को थोड़ा कम कर लेता हूं। टक्कर के पहले की कहानी क्या थी, टक्कर के पहले ऐसा हुआ कि भाई कोई अहम द्रव्यमान का कण है ना, वो यू स्पीड से आया और आगे एक और कोई कण पड़ा होगा अहम द्रव्यमान का, लेकिन वो रुका हुआ है, उससे आगे टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद ये एक नंबर ले लेता हूँ, ये दो नंबर ले लेता हूँ, कैसे मान लो पीछे से आगे टक्कर लगी। टक्कर के बाद ये हुआ कि इनमें से एक तो भाग गया इधर, एम द्रव्यमान का कण है, ये भाग गया कुछ इधर। ठीक है, इधर चला गया। आगे देखिए, और मैं इसकी स्पीड को ले लेता हूं v1 जो भी है, और एक जो है ना भाई, एक कण जो है वो भाग गया इधर, एक कण भाग गया इधर, उसकी स्पीड को मैं v2 ले लेता हूं। ठीक है, अभी देखो यहां पर इन दोनों के बीच इधर भी, अच्छा अगले सवाल देखा, एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान होती है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना दिया, थीटा। कितना बना दिया, थीटा। चूंकि दोनों के थीटा ऑलमोस्ट बराबर से होते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा बाई 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा बाई 2। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है? चलिए, हमको ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें बस इतना समझना है कि खेल क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ठीक है, अभी हमको क्या बोला गया है, हमको इन दोनों के बीच में थीटा कोण बनाते हुए गतिमान होती है, तो हमें थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? थीटा का मान चाहिए। अब इसने अगले ने यार वेग ही नहीं दे रखा। सवाल देखो, गतिशील है एक अन्य द्रव्यमान की गेंद जो प्रारंभ में विरामावस्था में पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदें एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान होती है। थीटा का मान लिखिए। अगले ने थीटा कोण मुझे पूछा है, लेकिन अगले ने बात का वेग नहीं दे रखा, तो मैंने एक वेग ले लिया v1, एक वेग ले लिया v2 फिलहाल तो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, अरे क्या खुल गए, आगे देखिए। अभी हमको क्या दे रखा है, टक्कर के बाद का वेग नहीं दे रखा, तो मैंने v1 और v2 लिखा है। बट अगले ने कुछ लिखा ही नहीं है, तो एक काम करते हैं ना यार, इन दोनों वेग को सेम मान लेते हैं। इसको भी मैं v मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ v। अलग अलग भी हो तो कैसे निकालूं, कोई चारा ही नहीं है, तो मैंने दोनों क्या मान लिया, सेम मान लिया। ठीक है भाई, दोनों को वेग अलग अलग डायरेक्शन में बट सेम है। आगे चले। अब देखो मुझे यहां से दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो मुझे लेनी पड़ेगी गतिज ऊर्जा, एक लेना पड़ेगा संवेग। संवेग जो है ना भाई सदिश राशि, संवेग जो है वो सदिश राशि है, और ये दोनों थीटा कोण पे गति कर रहे हैं, तो मुझे इनके उस हिसाब से हर डायरेक्शन में वेग लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो v1 है ना भाई, v1 है, ये दो डायरेक्शन में है, एक आगे भी है एक ऊपर भी है। अब देखो v1 जो है ना यहाँ थीटा बाई 2 बना रहा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी v कोस थीटा बाई 2। वैसे ये v2 का वेग भी v है, ये भी थीटा बाई 2 बना रहा, तो इसका एक डायरेक्शन इधर आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी v कोस थीटा बाई 2। दोनों के वेग लिख दिए। अब ये v2 कहाँ किधर किधर डायरेक्शन ले रहा, आगे भी चल रहा और नीचे भी चल रहा, तो नीचे का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा v साइन थीटा बाई 2। इधर देखिए ये आगे जा रहा, जिसकी तो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ये ऊपर भी तो जा रहा, तो जिसके साथ थीटा बनाता है भाई उसके साथ कॉस थीटा लिखते हैं, जिसके साथ थीटा नहीं बनाता उसके साथ साइन थीटा लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया v साइन थीटा बाय 2। दोनों कोणों के द्रव्यमान सेम है, दोनों कोणों के द्रव्यमान सेम है, दोनों कोणों का वेग सेम है। अब देखो दोनों कोणों के द्रव्यमान सेम है, दोनों कोणों का वेग सेम है। ठीक है, तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना p वो होता है mv। वाई डायरेक्शन में मैं देखूं दोनों कोणों का वेग सेम है, दोनों कोणों का द्रव्यमान सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल इस डायरेक्शन में ही इनका संवेग जुड़ेगा। तो बात करें आगे, चलिए सवाल पे देखते हैं, ध्यान से देखना। तो पहले मैं गतिज ऊर्जा को लेता हूं काम में, तो पहले की गतिज ऊर्जा बाद की गतिज ऊर्जा। अभी ध्यान से देखना, पहले केवल एक कण चल रहा था भाई, एक कण केवल ये चल रहा था, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ mu²। ये तो रुका हुआ था, तो इसकी तो गतिज ऊर्जा वैसे कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि वेग जीरो। बाद की गतिज ऊर्जा, बाद में भाई दोनों चल रहे थे।
अब एक बात ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा जो है ना, या ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका सीधा वेग से लेना देना है। तो यहां पर वेग जो था वो v1 था, यहां पर वेग जो था वो v2 था, v2 जो वेग था वो भी v था। हाँ, डायरेक्शन होता तो हमें लेना पड़ता x में वेग और y डायरेक्शन का वेग। ठीक है, तो हमें जो ऊर्जा के बारे में बात करनी है, तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, तो मुझे भाई डायरेक्शन लेना ही नहीं है, मैं सीधा सीधा लिखूंगा। तो पहले बाद टक्कर के बाद जो पहला कण है v1 वो v स्पीड से जा रहा, तो मैं लिखूंगा mv²। दूसरा कण है वो उसकी भी स्पीड सेम है, तो mv²। हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गए, u² बराबर से आपके पास v² पर प्लस v², u² बराबर हो गया 2v², और u बराबर हो गया 2v² का अंडर रूट, और u की वैल्यू आपके पास निकल गई v√2। ये आपके पास u आया अभी तक। अभी तो संवेग की बात करना बाकी है। ये रहा संवेग। संवेग के बारे में बात करें तो संवेग यानी टक्कर से पहले संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो टक्कर के पहले केवल भाई साहब ये वाला कण चालू हालत में था, तो संवेग बराबर हो जाएगा टक्कर से पहले mu। अभी देखो टक्कर के बाद देखो दो डायरेक्शन में चल रहे भाई, ये सभी लोग x में भी जा रहे और y में भी जा रहे। जैसे पहला कण आगे जा रहा और ऊपर जा रहा, और दूसरा कण आगे जा रहा लेकिन नीचे भी आ रहा। मुझे डायरेक्शन के हिसाब से संवेग उठाने, मुझे हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से ही संवेग उठाना, मुझे हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से संवेग उठाना है। तो ध्यान से देखना, यदि मैं इधर देखूं तो मैं आगे जा रहा था भाई पहला कण यानी x दिशा में, तो मुझे जो संवेग चाहिए टक्कर के पहले भी x दिशा में है, तो टक्कर के बाद भी x दिशा में ही चाहिए। टक्कर के बाद x दिशा में देखे तो जो पहला कण है m, उसकी जो स्पीड है v cos θ2 है, तो मैं लिख देता θ/2 है, तो मैं लिखूंगा mv cos θ/2। दूसरा जो कण है उसका द्रव्यमान m है लेकिन उसका वेग भी इतना है v cos θ/2, तो मैं लिख सकता हूं v cos θ/2। m कट गए, u बराबर आपके पास बच गया v cos θ/2, v cos θ/2। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, तो 2v cos θ/2। u का मान देखो यहां पर v√2 है, तो मैंने v√2 लिख दिया, यहां लिख दिया 2v cos θ/2। अच्छा, v से v कट गया, इस √2 का डिवाइड दे देता हूं मैं, √2/2 सब एक ही कलर के हो जाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना, इधर लिख देता हूं √2/2 इक्वल्स टू cos θ/2। इससे ये काट देता हूं तो ये लगभग 1/√2 बच गया cos θ/2। अब ध्यान से देखना, cos का मान 1/√2 45 डिग्री पे आता है। कितने डिग्री पे आता है? 45 पे। कितने पे आता है? 45 पे। थोड़ा लिख देता हूं मैं इधर, इस क्वेश्चन में आ गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर देखो। तो cos का मान 1/√2 कब आता है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। कोण कितना हो? 45 डिग्री। तो यहां तो हमारा कोण θ/2 है, तो θ/2 का मान कितना होना चाहिए? 45, और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। अब ये कैसे लिखा? पाई का मान 180 बोलते हैं भाई अपन। पाई को कितना बोलते हैं? 180। तो 180 में 4 का भाग दोगे तो 45 आएगा, तो 45 को π/4 भी लिख सकते हैं। अब देखो इस 2 से ये 2 काट दिया, तो थीटा का मान कितना हो गया? π/2। तो कोण कितने डिग्री आ रहा है दोनों के बीच में? π/2 यानी 90 डिग्री। तो मैं 90 डिग्री यहां ले लेता हूं, और मेरा ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये आपने दोनों का वेग सेम क्यों माना है? पहले तो ये बताओ, टक्कर के बाद में वेग सेम क्यों माना है? क्योंकि जब वेग सेम होता है दोनों चिपक के चलती है, और चिपक के चलती है तो प्रत्याश टक्कर है, तो वेग सेम क्यों माना है? तो हम एक काम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना जो मैं करना चाह रहा हूं। इसको देखो, पहले का संवेग और बाद का संवेग वाला सीन क्रिएट करते हैं वापस। ये ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक्स दिशा में वेग था इधर, ये तो 0 स्पीड पे था, एक्स दिशा में वेग था, वाई दिशा में इधर कोई जा ही नहीं रहा था। तो वाई दिशा के लिए यदि मैं लिखना चाहूं, वाई दिशा के लिए, तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? 0। बाद की बात करते हैं। बाद के कणों को देखो आप ध्यान से, ये तो नीचे की ओर आ रहा और ये बंदा ऊपर की ओर जा रहा। ऊपर वाले को यदि मैं पॉजिटिव लूं, ये पहले का संवेग है, ठीक है, संवेग पहले का और बाद का बराबर होता है, तो बाद वाला लिखते हैं। ये फर्स्ट वाला कण है, ये ऊपर की ओर जा रहा, तो मैं लिखूंगा mv sin θ/2, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। लेकिन ये जो 2 नंबर है भाई, ये नीचे की ओर आ रहा, तो नीचे की ओर आ रहा, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं mv sin θ/2। ये टक्कर के पहले और ये टक्कर के बाद में, ये 0 है, इसको घुमा के मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, ले आओ। तो mv sin θ/2, mv sin θ/2, देखो m से m कट गया, मैं 1 और 2 लिख दूं, 1 और 2 लिख दूं, आपको ऐसे कंफ्यूज ना हो तो, मतलब सर आप तो बराबर लिख दिए,
मैं 1 और 2 लिख देता हूँ ताकि अलग अलग आपको वैल्यू समझ में आए। एम ये 1 है, ये 2 है, एम से एम काट दिया, साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया, और मेरे को पता लगा V1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही, V2 के बराबर, और इसको मैंने क्या मान लिया था, V मान लिया था। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे। ठीक है, टक्कर वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो मैं वहां पे और अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर? चलिए आगे चले, बढ़ते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही है। समान द्रव्यमान एम के दो कण विपरीत दिशाओं में समान चाल से चलते हुए टकराते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। दो कण विपरीत दिशाओं में समान चाल से चलते हुए टकरा जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। टक्कर के पश्चात संयुक्त कण की चाल v/2 है। टक्कर के पूर्व दोनों कणों के वेगों के मध्य क्या कोण था, ये बताते हैं। अब भाई ये ऐसा कह रहा है कि मान लो ये आपके पास कोई कण है m, ठीक है, और ये कहीं इधर से आ रहा होगा ऐसे करके, प्रारंभिक स्पीड u1, v स्पीड दे रखा है अगले ने भाई, कोई बात नहीं, v ले लेते हो, ये लो। एक और कण होगा कोई, m इसका द्रव्यमान है, ये भी कहीं से आ रहा होगा, इसकी भी स्पीड है v, और ये दोनों टकराते हैं आपस में, कहीं ना कहीं से टकराते टकराते चलते हैं और फिर आगे खिसक जाते हैं और दोनों चिपक के चलते हैं। दोनों कैसे चलते हैं? चिपक के चलते हैं। चिपक के चलते तो ये आपका एक गोला m हो गया और सी के पास में एक गोला m हो गया, दोनों चिपक के जा रहे हैं और दोनों की स्पीड सेम आ रही, और दोनों की स्पीड सेम आ रही v/2, ऐसे चल रहे भाई। अब मुझे इनके बीच में कौन सही है ये पूछा है, पहले वाला कौन। तो मैंने ऐसे माना भाई कि इसने भी यहां कौन बनाया होगा थीटा और इसने भी यहां पे कौन बना दिया होगा थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी स्पीड आगे आ रही ना, ऐसे आ रही है आगे, ऐसे तिरछी, ठीक है, और किसके साथ थीटा एंगल बना रही है, स्पीड इसके साथ। आप देखोगे तो आपको एक ऐसे जेड दिखेगा, दिखेगा जेड, ठीक है। तो आप मैं ऐसे इधर ले लेता हूँ, इधर ही ले लेता हूँ, क्यों परेशान करूँ। यदि इसके साथ थीटा बना रहा तो इसकी स्पीड इधर हो जाएगी v cos थीटा और ऊपर की साइड हो जाएगी v sin थीटा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा का वैसे। देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो मैंने ऐसे बांटा है। आप वीडियो को आसान से देखो, धीरे धीरे देखो, समझ समझ के देखो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, परेशान मत होइए, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करिए, बड़ी आसान तरीके से आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये भी इसके दो वेग होंगे, इसके साथ इधर थीटा बना रहा तो एक वेग तो इसका भी क्या हो जाएगा v cos थीटा, और एक वेग नीचे की साइड हो जाएगा v sin थीटा। आई मेरी बात समझ? अब मेरी बात ध्यान से देखना, अपन को समवेग उठाना है। सबसे पहले क्या उठाना है? समवेग। आपकी इच्छा जहां से उठा लो, ठीक है। आप वाई डायरेक्शन में उठाना चाहो या एक्स में उठाना चाहो, मैं वाई सीधा एक्स में उठाऊंगा। काय में उठाऊंगा? एक्स में। तो देखो टक्कर से पहले समवेग और टक्कर के बाद में समवेग। टक्कर से पहले क्या हुआ देखो, टक्कर से पहले था एक द्रव्यमान था m और उसका जो वेग था वो था v cos थीटा, तो यहां पे लिख देता हूं v cos थीटा। दूसरा जो कण है वो भी m द्रव्यमान का ही है, m द्रव्यमान का, उसका वेग भी v cos थीटा, तो v cos थीटा। बाद में ये दोनों एक साथ चल रहे, तो एक साथ चल रहे तो मैं लिख देता हूं m1 प्लस m2, और m1 m2 को जोड़ूंगा तो ये दोनों m प्लस m ही आ रहे, और इनकी स्पीड कितनी आ रही? v/2। ध्यान से देख लो, ये हो गया टोटल 2mv cos थीटा, और ये भी हो गया 2mv/2। ये 2 से 2 उड़ाओ, पहले तो उड़ा दिया, ये m से ये m उड़ाओ, ये v से ये v उड़ाओ, और आप देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। और cos थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। जस्ट प्रीवियस जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये देखो पहले वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, उस जैसा ही कॉन्सेप्ट है। टक्कर में केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, इसे कॉन्सेप्ट के अलावा टक्कर में कुछ नहीं लगेगा। टक्कर के सारे सवाल इसी एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, आपको मेरा सवाल समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है। चलिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें अपन और क्वेश्चन से बात करेंगे। तो दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।